हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित है एडुटेरिया का बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 2 और 3 करा दिया है, तो जिन लोगों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के वो वीडियो देखें। और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा पहला सवाल साइंस से शुरू होता है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर होगा। यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है या घटती है? और आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान घटता है कि बढ़ता है? देखिए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो जाती है, आपको पता होगा। और आवर्त में इलेक्ट्रॉन प्रीति यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान जो होता है बाएं से दाएं जाने पर प्रायः बढ़ता है। तो केवल पहला सही होगा, राइट आंसर। दूरदृष्टि दोष के कारण क्या है? तो देखिए, लेंस की क्षमता का घट जाना, लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, लेंस की गोलाई का बढ़ जाना, या ए और बी दोनों। ये दूर दृष्टि में क्या होता है, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती है, दूर दिखती हैं। ठीक है ना? तो दूर दृष्टि का मतलब जब लाइट रे जो होता है रेटिना से दूर जाकर काटती है। ठीक है, मतलब क्या होता है, फोकस दूरी बढ़ जाता है। और फोकस दूरी बढ़ जाने का मतलब क्या है कि लेंस की क्षमता का घट जाना, यानी पावर ऑफ लेंस घट जाता है। तो ए और बी दोनों राइट आंसर हो। यदि किसी एनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी कितना होगा? राइट। तो P बराबर 1/f होता है, आप निकाल लीजिए, 50 सेंटीमीटर आएगा। इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन सा एंटी पार्टिकल होता है? तो पॉजिट्रॉन जो होता है वो एंटी पार्टिकल होता है। वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के समान होता है, लेकिन इस पर धन आवेश होता है। 1932 ईस्वी में पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी कि यह ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन के एंटी कण का गठन करता है, यानी एंटी पार्टिकल का गठन करता है। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल भी कहते हैं। पॉजिट्रॉन हो जाएगा। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 हो तो उनके वेगों का अनुपात कितना होगा? तो आपको पता होगा कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, ½ mv²। तो दोनों का निकाल लीजिए और रेशियो निकालेंगे तो 2:3 रेशियो आएगा इसका। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं हम? तो इस घटना को हम थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो एक अकेलू धातु के दो भागों के मध्य बिंदुवाहक बल उत्पन्न होता है, यदि वे भिन्न भिन्न तापमान पर हैं तो यह थॉमसन इफेक्ट कहलाता है। सीबेक प्रभाव जो होता है वो एक ऐसी घटना होती है जिसमें दो असमान विद्युत कंडक्टरों या अर्धचालकों के बीच तापमान अंतर दो पदार्थों के बीच वोल्टर अंतर पैदा करता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको मिलान करना है कि सामान्य लवण कौन सा है, अम्लीय लवण कौन सा है, क्षारीय लवण कौन सा है और द्विक लवण कौन सा है। तो दो सामान्य लवण के मिलने से द्विक लवण का निर्माण होता है। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया द्वारा क्षार एवं जल का निर्माण होता है। तो 2 3 4 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 3 4 1 बी हो जाएगा, नॉट सी। तो 2 3 4 और 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, के सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व होता है। सही आंसर आपका सी हो जाएगा। पोर्टलैंड सीमेंट जो सीमेंट होता है उसके प्रमुख संघटकों में कौन कौन शामिल है? तो इसमें शामिल है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। लाइम, सिलिका और एल्यूमिना, राइट आंसर डी हो जाएगा। जो पोर्टलैंड सीमेंट है इसकी खोज तो 1824 ईस्वी में ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ पॉसडिन ने चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी के जोड़ने वाले एक नए पदार्थ से बनाया था। ये चूना पत्थर या खड़िया को मृतिका यानी लाल मिट्टी या सेल के साथ ज़्यादा गर्म करने से ये सीमेंट प्राप्त होते हैं। और इसमें 2 से 3% जिप्सम डालकर सीमेंट के जमने की दर को कम की जाती है। ठीक है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? ये ऑक्सीकारक है, नहीं। इसका रासायनिक सूत्र जानते होंगे दोस्तों, CaOCl2 होता है विरंजक चूर्ण। CaOCl2 होता है। ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम कहते हैं, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है जिससे गंध निकलती रहती है। और ऑक्सीकरण के ये जो सामान्य तौर पर ऑक्सीकरण के माध्यम से रंग या धब्बों को हटाने का काम करता है। राइट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑक्सीकारक है।
आगे बढ़ेंगे तो किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, इसका एसआई मात्रक वेबर होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। और जो आपका ल्यूमिनियस फ्लक्स होता है उसका एसआई मात्रक ल्यूमेन होता है। और चुंबकीय प्रेरण का सीजीएस मात्रक गॉस होता है। तो 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। प्लॉमान जीन यानी कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया था बारबरा मैक्लीटॉन्क ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? तो ये सवाल दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 12 और पाई बॉन्ड की संख्या 3 होती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, आपसे पूछ रहा है। देखिए, पानी उबालकर क्लार्क की विधि आदि द्वारा पानी में उपस्थित अस्थायी कठोरता को हटाया जा सकता है। ठीक है, सिंथेटिक रेजिन विधि है, कैल्डॉल विधि है, आयन विनिमय विधि है और वाशिंग सोडा उपचार विधि है। तो राइट आंसर इसमें कौन पूछ रहा है नहीं होगा? तो इनमें से कोई नहीं होगा, सब इसमें सारे जो है तीनों पानी की कठोरता दूर करने में जो दूर करने का उपाय है वो होते हैं। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित होता है? जो हाइड्रोजन बम होता है दोस्तों वो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया यानी प्रतिक्रिया का उदाहरण होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया का ये उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का क्या मतलब होता है? तो कुल्हे का जोड़ का प्रतिस्थापन यानी कि हिप जॉइंट को हम ऑर्थोप्लास्टी कहते हैं। ऑर्थोराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों के प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन को शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी कहते हैं। ठीक है, और लिगामेंट का प्रत्यक्ष उत्तक होता है जो हड्डियों के साथ पकड़े रहता है। लिगामेंट हड्डियों के साथ संबंध कर जोड़े का निर्माण करता है। तो सही आंसर सी हो जाएगा इसका, कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। लिपिड्स का पाचन लिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? तो लिपिड का पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है। 17 का राइट आंसर जाएगा 1 और 2। और पीत अम्ल यानी कि जो पेनक्रियाटिक जूस होता है, बाइल जूस, नॉट पेरेटिक जूस, बाइल जूस होता है पीत जूस, अम्ल का मतलब। तो बाइल एसिड जो होता है वो और लाइपेज दोनों मिल करके करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। डायबिटीज से पीड़ित मरीज के मूत्र के नमूने में क्या होता है? तो ये क्या हो जाएगा? तो सभी मतलब कि सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज सब होते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। मानव के हाथ में पाया जाने वाला जीवाणु है जो पाचन तंत्र में सहायता करते हैं, कौन सा है? तो आपको पता होगा कि उसका नाम है एसरीसिया कोलाई। 19 का बी हो जाएगा। एसरीसिया कोलाई मानव के हाथ में पाया जाने वाला जीवाणु है। यह जीवाणु कुछ जानवरों में भी होते हैं जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। हैजा रोग जो है विब्रियो कॉलरा नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एसरीसिया कोलाई, ये हमारे आंत में पाए जाते हैं। युक्त भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? न जाने ये सवाल कितनी बार पूछा जा चुका है। 51.50% है। कुल साक्षरता दर कितना है? 61.8%। पुरुष साक्षरता दर 71.2% और महिला साक्षरता दर 51.5% है। बिहार राज्य की साक्षरता की दृष्टि से भारत राज्यों के क्रम में 22वें स्थान पर आता है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला भी रोहतास ही है और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भी रोहतास ही है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा है। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में हुआ था? तो ये नगदी फसल के विरोध में। चंपारण आंदोलन मुद्दा नील किया को लेकर किया गया था, ये 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए। सही आंसर बी हो जाएगा, नगदी फसल होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी बने थे। ये 28 दिसंबर 1885 को ये बनाया गया था राष्ट्रीय कांग्रेस। और इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। प्रथम कांग्रेस जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे और 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। और दूसरी जो मुस्लिम अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी, वो 1896 के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी इन्होंने। और इन्हीं की अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। ठीक है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। चलिए, तो क्या आंसर हो जाएगा? रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान अधिकतम होता है? ऊष्मीय मान आपसे पूछता है, तो किसका ऊष्मीय मान अधिकतम है? ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:1 अनुपात से मिलकर बनता होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट का उसमेय सबसे अधिक होता है। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश के भारत वायसराय कौन थे? ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। 5 मार्च 1931 को दिल्ली समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। दिल्ली समझौते के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चले गए थे और कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। दलितों का अलग निर्वाचन देने के विषय पर गांधी जी विरोध करते हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौट आए थे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? तो होलकर ने नहीं किया था। ठीक है। हैदराबाद ने 1798 ईस्वी में किया था, पेशवा 1802 ईस्वी में, मैसूर 1799 ईस्वी में, तंजौर 1799 ईस्वी में, अवध 1801 ईस्वी में, बरार और भोंसले 1803 ईस्वी में और सिंधिया जो थे 1804 ईस्वी में थे। और इंदौर के होलकरों ने जो आपका सहायक संधि थी इसको स्वीकार नहीं किया था। तो 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैमजे मैकडोनाल्ड। देखिए कौन कौन से थे? पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और वी आर अलेक्जेंडर थे। ठीक है ना। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय सत्ता के नेतृत्व को ब्रिटिशों के पास से भारतीयों को हस्तांतरित करने पर चर्चा करना था। रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार के किस जिले में तेल्हड़ कुंड है वो जलप्रपात अवस्थित है? तो ये है आपका कैमूर जिले में। ठीक है। तो बिहार के कुछ मैं नाम ले लेता हूँ जलप्रपात का, जैसे ककोला जलप्रपात नवादा में है, तिलहर कुंड कैमूर में है, कराकट जलप्रपात ये भी कैमूर में पड़ता है, दुर्गावती जो रोहतास में पड़ता है, करमनासा बक्सर में पड़ता है, धुआ कुंड ये सासाराम में पड़ता है और मंजहर कुंड भी सासाराम में पड़ता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो माना जाता है लॉर्ड क्लाइव को। 23 जून 1757 के प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद जो ब्रिटिश थे वो अप्रत्यक्ष रूप से भारत के शासक बन गए थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव, नॉट रॉबर्ट क्लाइव। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही युग्म रूप में सुमेलित है? दीवान बंदगान किसने बनाया था दोस्तों? तो दीवान बंदगान जो है ये फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। तो ये आपका सही हो जाएगा। दीवान मुस्तखराज जो है, दीवान मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित की थी। और वहीं अगर हम बात करें दीवान अर्ज की तो ये स्थापित किया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दीवान कोही की स्थापना भी, सॉरी, दीवान अर्ज जो सैनिक विभाग था इसकी स्थापना बलबन ने करी थी। और दीवान कोही जो कृषि विभाग था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है। तो दीवान कोही बलबन हो जाएगा और दीवान अर्ज बलबन हो जाएगा और दीवान कोही कौन हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही। मतलब वल्लभाचार्य किसके प्रणेता थे? उन्होंने क्या दिया था? देखिए वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के हैं, रामानुज विशिष्ट अद्वैत के हैं। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, रामानुज विशिष्ट अद्वैत, माधवाचार्य जो जी थे ये द्वैतवाद के थे। ठीक है। और आपका शंकराचार्य अद्वैतवाद के थे। ठीक है। तो 2314 हो जाएगा इसका सही आंसर, 2314। बारहमासा की रचना किसने करी थी? तो बारहमासा की रचना करी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। जैसे कि पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। बारहमासा पद्मावत का ही एक भाग माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। पाटलिपुत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखिए तो पाटलिपुत्र आधुनिक पटना का नाम है ये। प्रारंभ में इसका निर्माण एक छावनी के रूप में किया गया था, सही है। सर्वप्रथम उदयनी ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। इसे राजधानी के रूप में स्थापित करने का प्रमुख कारण इसकी भौगोलिक एवं व्यापारिक महत्ता थी। ठीक ना। तो ये आपका सब सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा। 1 2 1 2 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया अन्य विशेषताएं कौन कौन सी है? तो प्रस्तावना की भाषा और व्यापार, प्रस्तावना की भाषा, व्यापार वाणिज्य और परस्पर व्यवहार के बारे में प्रावधान। तो 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? तो श्री MC सीतलवाड़ बने थे 1955 ईस्वी में। ये भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया गया था। ठीक है ना। तो राइट आंसर 34 का डी हो जाएगा। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करने की आवश्यकता होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 दोनों में। देखिए
एक राज्य एक चुनाव से तात्पर्य 5 साल में एक बार होने वाले चुनाव में लोकसभा, राज्य विधानसभा, पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में एक साथ चुनाव कराने से है। अब राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के कार्यकाल के साथ जोड़ने के लिए राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को घटाया जा सकता है और उसके अनुसार इसमें वृद्धि भी की जा सकती है। ऐसा करने के लिए अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपका भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 के आई तथा 243 के वाई में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। हर 5 साल पर इसका किया जाता है। इस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो किसने की थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी राव किए थे। 43 का राइट आंसर वी हो जाएगा। कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? तो वो कौन करती है? वो सेबी करती है। राइट राइट आंसर 44 का बी हो जाएगा। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक को कौन बनाता है एवं प्रकाशित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक समूह, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ था? तो राजा चिलैया समिति, ये 1991 बनी थी और इस समिति ने 1993 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके आधार पर भारत में सेवा कर वित्त अधिनियम 1994 के अध्याय 5 द्वारा 1994 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिलैया समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो ये बोर्नियो हो जाएगा, जिसका 73% भाग जो है इंडोनेशिया और 26% भाग मलेशिया और 1% भाग ब्रुनेई में पड़ता है। यह विश्व का सबसे बड़ा, और अगर बात करें विश्व का सबसे बड़ा तो वो ग्रीनलैंड होगा। ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन हो जाएगा? बोर्नियो हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? धान। जो नील हरित शैवाल है यानी कि साइनोबैक्टीरिया एजोला का सहचारी है और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरकता प्राप्त होती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा धान। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये है आपका होन्सू द्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? तो ये हो जाएगा 31। ठीक है ना। और ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या प्रतिशत 68.8% है। ठीक है। जल सेना में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पद क्या है? तो जल सेना में सबसे ऊंचा पद दिया जाने वाला एडमिरल होता है। ठीक है ना। उच्चतम रैंकिंग वाले नौसेना अधिकारी एडमिरल कहलाते हैं और यह भारतीय सेना में जनरल और वायु सेना में एयर चीफ मार्शल के बराबर होते हैं। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? एडमिरल हो जाएगा। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो ये हो जाएगा खाद्यान्नों का निर्यात। 38 का डी हो जाएगा राइट आंसर। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का एक भाग है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली क्रांति का संबंध किससे है? तो काली क्रांति का संबंध जो है ये कच्चे तेल के उत्पादन से है। ठीक है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, स्वर्ण या सुनहरा रेशा क्रांति जूट उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन और सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है? तो वित्त आयोग उत्तरदायी होता है आर्टिकल 280 के अनुसार। ठीक है ना। आर्टिकल 280 क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब आपको मिलाना है कि बोगियो, अयाला, गारिच और सामून ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, किन किन देशों में जनरली आते हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 3, 4 और 2, 1। तो बागियो जो है ये फिलीपींस में, 3 अयाला जो है फ्रांस में, और गारिच जो है 2 में, और सामून जो है ईरान में। तो 3, 4 2, 1 राइट आंसर भी हो जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। तो ये सेंट लॉरेंस नदी पर है।
ठीक है ना। एंजिल जलप्रपात कैरो नदी पर, नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर, विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर, और बयोमा जलप्रपात जायरे नदी पर है। ऑस्ट्रेलियन जलप्रपात जो है कांगो नदी पर है। एंजिल जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। तो 52 का राइट आंसर सी हो जाएगा सेंट लॉरेंस। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में। ठीक है ना। भारत के उत्तराखंड के राज्य के टिहरी गढ़वाल जिला में स्थित एक नगर है। देवप्रयाग पंच प्रयाग में से एक है। यहाँ अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम है। यह संगम के आगे एक संयुक्त नदी गंगा कहलाती है। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर मिजोरम हो जाएगा। जनजातियों की संख्या 94.44% है। और प्रमुख जो जनजातियां हैं मिजोरम में वो है चकमा, पवई, राल्टे। और लेकिन सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तो 54 का राइट आंसर सी हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर लेह हो जाएगा। ठीक है ना। जबकि भारत का सबसे छोटा जिला माहे पौंडीचेरी का है। हालांकि लेह का जो कुछ हिस्सा है वो पाकिस्तान और चीन के कब्जे में है। ठीक है ना। ये लद्दाख की केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। तो 55 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अब है कुछ आयोग हैं वो किस लिए बनाए गए थे, वो आपको बताना है कि किस लिए वो बनाए गए थे। देखो सरकारी आयोग जो था 1983 ईस्वी में केंद्र राज्य संबंध के लिए बनाया गया था। ठीक है। तो ए का हो जाएगा 3। सी रंगराजन समिति जी थी वो गरीबी मापन की एक पद्धति थी। ठीक है। सी रंगराजन समिति। और पारेख समिति जो बनाया गया था दोस्तों, दीपक पारेख समिति, ये बुनियादी ढांचे पर एक उच्च स्तरीय कमेटी थी। यानी कि ये हो जाएगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग पारेख। और नरसिम्हन कमेटी जो थी ये बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए था। तो क्या हो जाएगा? 3214। तो 3214 कहाँ पर है? मतलब ए का 3, 2 का 1, यानी कि 3124। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 60। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो ये मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। राइट आंसर आपका 61 का सी आ जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं दोस्तों? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधान सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होते भाग लेते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब दर्रा है और उसका स्टेट मिलान करना है आपको। कौन सा दर्रा? देखिए नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में। माना दर्रा आपका उत्तराखंड में पड़ेगा। माना दर्रा उत्तराखंड में। जोजिला दर्रा जो है ये आपको पड़ता है लद्दाख में। और सिपकीला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। काराकोरम दर्रा भी लद्दाख में ही पड़ता है। तो 4123 4123 ये आंसर हो जाएगा। इस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो ये दिया गया था 69वां संविधान संशोधन 1991। और संसद ने अनुच्छेद 243 ए के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है ना। और 70वां संविधान संशोधन 1992 दिल्ली और पुडुचेरी राज्य संघ, पुडुचेरी जो है संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया। कब? 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो 63 का राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। 69वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन करिए। तो जीवंत ग्राम में ये उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए एक योजना है और जिसकी घोषणा 2022 में की गई थी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या था? तो सामुदायिक विकास का उद्देश्य 2 अक्टूबर 1992 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास करना, ग्रामीण व्यक्ति में सामुदायिक भावना का प्रचार प्रसार करना और ग्रामीण व्यक्तियों में उत्तरदायित्व की भावना, आत्मज्ञान और स्थानीय समूहों में कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करना। ठीक है ना। तो इनमें से कोई नहीं होगा राइट आंसर। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, ये किसका खनिज है? इल्मेनाइट। तो ये टाइटेनियम का है। ठीक है ना। राइट आंसर बी हो जाएगा इल्मेनाइट। ये भी पीएससी पूछा था दोस्तों। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल निम्न में से क्या होता है? तो भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल जो होता है राष्ट्रपति के प्लेजर पे काम करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे काम करते हैं। ये अनुच्छेद 76 में आता है ये। तो 64 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ग्राम सभा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? तो ये 243 का ए है। ठीक है ना। 65 का राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। देखिए अनुच्छेद 243 परिभाषा है और 243 के में ग्राम सभा है, 243 के बी में पंचायतों का संविधान है और 243 के सी में पंचायतों की संरचना है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसके सामने प्रस्तुत करती है? लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा।
इसका गठन किया गया था 1919 भारत सरकार अधिनियम के तहत 1921 में किया गया था। इसका मुख्य कार्य भारत सरकार के खर्चों का लेखा जोखा करना है, ऑडिटिंग करना है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है और लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 51 हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि तीनों सही हैं। जुलाई 2023 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं। इनमें से सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है ना दोस्तों, 10 रामसर साइट ऐड किए गए थे और कुल मिलाकर के यहाँ 14 हो गए हैं। वार्षिक भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलेनेक्स 2023 का 10वां संस्करण हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर कोलंबो। फीफा महिला विश्व कप 2023 का चैंपियन देश कौन बना? तो ये स्पेन बना है। और किसको हराकर बना है? तो इंग्लैंड को हराकर के ये बना है। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शशिकांत दास, जो कि पहले भारतीय गवर्नर भी हुआ करते शक्तिशाली, ये अभी भी हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं ये। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। सही आंसर डी हो जाएगा। इस भारतीय राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को मान्यता देने वाला पहला जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है? तो राजस्थान हो जाएगा। इस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है? तो ये शुरू किया है राजस्थान सरकार ने। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने डायमंड लीग 2023 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा जी जीते हैं। 73 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है? कमल पटेल हो जाएगा राइट आंसर। और इसका उद्घाटन किया गया था 19 सितंबर 2023 को, है ना। प्रवेश किया गया तो उद्घाटन किया गया था 28 मई 2023 को। तो 80 का बी हो जाएगा राइट आंसर। अभी यहाँ से आपका रिसर्च वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं, मैथमेटिक्स वाले। तो क्वेश्चन ये है कि गोविंद अपनी पत्नी श्यामा से 3 वर्ष बड़ा है और अपने बेटे रघु की आयु का 4 गुना है। यदि रघु की आयु 3 वर्ष बाद 15 वर्ष हो जाती है तो श्यामा की वर्तमान आयु कितनी होगी? राइट आंसर डी हो जाएगा 45 वर्ष। 14 रुपये प्रति किलोग्राम के 69 किलोग्राम दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को 13.80 प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% लाभ हो? राइट आंसर सी हो जाएगा 15 किलोग्राम। यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का के गुना हो जाता है, तब के का मान कितना होगा? राइट आंसर डी हो जाएगा 4। वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ए हो जाएगा पॉल लिंच को। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने हैं आपका अदिति स्वामी। ठीक है। शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। 26 किलोमीटर की धारा की दिशा में तथा 14 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा तय करने में एक जैसा समय लेती है, तो धारा का वेग कितना होगा? है तो माना कि धारा का वेग 1 किलोमीटर है, तो धारा की दिशा में नाव का वेग कितना हो जाएगा? 10 + x। और धारा के विपरीत नाव का वेग कितना हो जाएगा? 10 - x। तो आप निकाल लीजिए 26/10 + x बराबर 14/10 - x। सॉल्व करोगे तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र बेटे की उम्र से 4 गुनी थी। बेटे की उम्र क्या है? ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, 15 वर्ष आएगा इसका आंसर। इसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज में एक अंतःवृत्त बनाया गया, जो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए दोस्तों। 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतः त्रिज्या निकालने का क्या फार्मूला होता है? तो P + B - H होता है। ठीक है ना। 12 + 5 - 13 यानी कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या आएगा, तो क्षेत्रफल आ जाएगा 4 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि P परपेंडिकुलर प्लस B माइनस हाइपोटेनस, ऐसे करके हम निकालते हैं। इसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जब कोई सर्कल बनता है, इसका रेडियस निकालते हैं ऐसे, R बराबर। ठीक है, कुछ नारंगी 11 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर 10 रुपये में 11 के भाव से बेचा गया। प्रतिशत लाभ या हानि
ज्ञात करें। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 100, है ना। तो एक्स बराबर 11 है, वाई बराबर 10 है, डालोगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 17.43/121। 49 रुपये को 150 बच्चों में बांटा गया। यदि प्रत्येक लड़की को 50 पैसे और प्रत्येक लड़कों को 25 पैसा मिले तो लड़कों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है ना। तो बड़ा ही सिंपल है, लड़कों की संख्या 104 आएगी। लिखित में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है? तो डेसिमल में आप इन सबको कन्वर्ट करिए, 19/36 आएगा। लिखित में से प्रश्न दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। WVX, तो देखिए W में से एक माइनस हुआ और फिर एक जोड़ दिया गया। ठीक है ना, एक नहीं दो जोड़ा गया, एक माइनस प्लस दो, सब में ऐसे करिए, एक माइनस प्लस दो वाले से। ठीक है, तो इसमें एक आपका जो GFI है, इसमें क्या किया गया है, एफ में 3 जोड़ करके आई लाया गया है, तो डिफरेंट ये हो जाएगा। एक पासे के निम्नलिखित दो विभिन्न स्थितियों में से कौन सी संख्या 2 के सामने स्थित है? तो हो जाएगा आपका राइट आंसर C, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। राइट आंसर सी हो जाएगा 86। तो किया क्या गया है, 2 + 3 5 करिए, 5 + 6 11 करिए, 11 + 9 यानी कि 3 की बढ़ोतरी होती जा रही है। लास्ट में क्या आएगा, 86 आएगा। ठीक है, इसी बल्लेबाज का 12 पारियों में एक निश्चित औसत है। 13वीं पारी में 96 रन बनाता है, जिसके चलते उसके औसत में 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? तो 13 पारियों के बाद औसत आर मान लीजिए, तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, R-5 × 12 + 96 = R × 13। इसको सॉल्व करेगा तो R बराबर 36 आएगा। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता हो। तो D+2 करिए F आएगा, F+3 करिए I आएगा, I+4 करिए N आएगा, लास्ट में X आएगा। ये पाठ के स्थान पर निम्नलिखित से कौन सा शब्द होना चाहिए? पाठ के स्थान पर होना चाहिए दोस्त X और T है, यहाँ पर X और T, ये -4 करिए, VR -4 करिए, मतलब सब में -4 करिए तो आ जाएगा। तो उसी प्रकार इसमें -4 करिए सब में, तो ये आएगा HFGE, HFGE आएगा। 5, 11, 55, 117 में लुप्त पद ज्ञात करना है, कितना आएगा? तो देखिए 5 में 5 दूनी 10 + 1, 11 दूनी 22 + 3, 25 दूनी 50 + 5, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है और अगला ऑड नंबर ऐड कर देना है, तो C 25 हो जाएगा। 2460 की राशि के लिए 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और समान की अवधि के लिए इतना रुपए ब्याज दर ज्ञात करना है आपको। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, कमेंट करना ना भूले। 91 का राइट आंसर सी आ जाएगा, 20%। एक बांस की लंबाई 2√3 मीटर है और इसकी इसी समय इसकी परछाई जो 2 मीटर है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? ठीक है ना, उन्नयन कोण मतलब जो जमीन के साथ लगता है। आप निकाल लीजिए tan थीटा, और तो डिग्री बराबर 60 आएगा। एक कक्षा के 60 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए छात्रों द्वारा प्रवेश लेने पर औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए छात्रों की औसत आयु क्या होगा? तो ये आएगा 16 वर्ष, राइट आंसर 93 का बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ये है कि किसी वह कार्य को करने में ए बी से दुगुना और सी से 3 गुना समय लेता है। तीनों मिलकर इस कार्य को 2 दिन में समाप्त कर लेते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो मान लीजिए कि बी अकेला x दिन में समाप्त करेगा, तो ए द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, 2x, और सी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, 2x/3। तो कितना आ गया, 1/2x + 1/x + 1/2x/3। ठीक है, और कितना समय लगता है, 1/2। इसको सॉल्व करिए तो x बराबर 6 दिन आएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 2 और 3 करा दिए हैं, तो जिन लोगों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर वीडियो देखें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।